ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इसे हम देख रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक में हम सबसे पहले डी ब्लॉक की चर्चा कर रहे थे। डी ब्लॉक में हम जो है संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण को देख रहे थे, जिसमें कुछ लक्षणों को हमने देखा है। आज हम इसमें जो बचे हुए हैं इन सभी लक्षणों को देखेंगे। तो अगला हमारा जो महत्वपूर्ण लक्षण है जटिल यौगिक का निर्माण करने की प्रवृत्ति टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जटिल यौगिकों का निर्माण करने की प्रवृत्ति टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए, जो एक बात ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब जटिल यौगिक कौन से होते हैं? जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक जो होते हैं उन्हें हम जटिल यौगिक कहते हैं। कौन से यौगिक? उपसह संयोजी। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक, आप चूंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। भाई, परिवर्तनीय संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है? परिवर्तनीय संयोजकता केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी उपसह संयोजिक यौगिक का निर्माण करते हैं। संक्रमण धातुएं छोटे आकार तथा रिक्त डी ऑर्बिटल के कारण जटिल यौगिकों का निर्माण करने की रखते हैं। पहली बात तो जो संक्रमण धातुएं होती हैं इनका आकार छोटा होता है, और दूसरा इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, और रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाने के कारण ये जटिल यौगिकों का निर्माण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की, उदाहरण जैसे CuNH3 का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज, AgNH3 का होल 5 प्लस चार्ज, FaCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज, FaCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज आदि। ये सब जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जटिल यौगिक है। जैसे CuNH3 का होल 4 2 नेगेटिव चार्ज, AgNH3 का होल 12 प्लस 1 प्लस चार्ज, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव चार्ज, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज। इन सब के बारे में हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण गुण है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक कैरेक्टर। अगला जो मेन कैरेक्टर है संक्रमण तत्व का चुंबकीय गुण, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के आधार पर अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखा जाए तो सबसे पहला जो इसमें डिवाइड किया गया है प्रतिचुंबकीय, जिसे हम डाया मैग्नेटिक कहते हैं। अब प्रतिचुंबकीय कौन है? प्रतिचुंबकीय, अरे चुंबकीय का चुंबक का क्या काम है? एक दूसरे को आकर्षित करना। विपरीत गुण वाले को क्या करेंगे? विपरीत से वाले को आकर्षित करते हैं, और सेम होगा प्रतिकर्षित करते हैं। यही तो होता है, चुंबक का यही कार्य है कि जो सेम होगा रिपल्सन देंगे, और अगर विपरीत ध्रुव होगा तो अट्रैक्शन देते हैं। चुंबक हम लोग यही तो जानते हैं। अब इसमें दिया प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब होता है प्रतिकर्षण, प्रति का मतलब प्रतिकर्षित करना, यानी अब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण। क्यों?
क्योंकि चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते, तो अप्रतिचुंबकीय कहलाते। क्यों ऐसा होता है भाई? डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जो प्रतिचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो इनके प्रदर्शित करने का एक ही कारण होता है, इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी के सभी युग्मित होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित होते हैं। जो भी होते हैं डी ऑर्बिटल के जो भी कक्षक होते हैं वो सब के सब युग्मित होते हैं, और जिनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, युग्मित होते हैं, तो वो जो है प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया ना? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। वे परमाणु व आयन जिनके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। भाई जिसके परमाणु या आयन जो है सभी इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित होंगे। युग्मित मतलब पेयर मतलब जोड़ा। आप जानते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे अगर देख लिया जाए जिंक ले सकते हो Zn, तो Zn का क्या होता है? 3d10 होता है भाई। 5 कॉलम से 1 2 3 4 5 रहेंगे, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन जो है भरे रहेंगे। तो जब भरे रहेंगे तो ये आकर्षण थोड़ी करेंगे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। इनके पास जब भरा हुआ कक्ष है और युग्मित है कि नहीं? सब में देखो 2 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये सब जो है प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चलो अगला कर लो, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जिसे हम पारा मैग्नेटिक कहा जाता है। अब अनुचुंबकीय क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक किसे कहोगे? देखिए वे तत्व जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये चुंबक के प्रति जो है आकर्षण बल का, एक दूसरे के प्रति क्या है? आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। अब आप डी ऑर्बिटल्स में किसको कहो, किस पे मोहर लगाओगे? हाँ ये अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय उसमें होगा, वो गुण प्रदर्शित करेगा जिसके अंदर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ज्यादा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अयुग्मित समझ रहे हैं ना? युग्मित का मतलब हुआ जिसमें जोड़ा हो, अयुग्मित मतलब जैसे अकेला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन हो, एंटी क्लॉकवाइज ना हो। ठीक। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। वे सभी परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये जो है आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और वे सभी परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जिनमें जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो अनुचुंबकीय होगा, जितने कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कम वो जो है अनुचुंबकीय होगा। समझ में आ गया ना? yes. अगला जो है लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय फेरो मैग्नेटिक। लौह चुंबकीय फेरो मैग्नेटिक। अरे लौह चुंबकीय कहां से आ गया भाई? देखो, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय समझ में आ गया। प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो यानी आकर्षित नहीं होगा, और अनुचुंबकीय आकर्षण होगा। तो लौह चुंबकीय, एक अगला नाम है लौह, हमने लेह लिखा है ना, लौह हो गया लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय क्या होते हैं कि ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे रहोगे तो आकर्षण बल का अनुभव करेंगे ही करेंगे, अगर क्षेत्र से हटा लोगे तब भी आकर्षित करेंगे। समझ में आया नहीं? यानी ये चुंबकीय, ये लौह चुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल का अनुभव तो करते हैं, साथ में क्षेत्र से हटा लेने पर भी ये चुंबकीय गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। लौह चुंबकीय जो है कहलाते हैं। समझ में आ गया? प्रबल अनुचुंबकीय, अरे सब जान जाओ भैया, केमिस्ट्री पढ़ता हो ना, उम्मक चुम्बक सब जान। पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लौह चुंबकीय कहलाते हैं। लौह चुंबकीय कहलाते हैं। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप लौह कह रहा है ना तो Fe सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। Fe लोहा, लोहा का जब तक चुंबक के लगे धरे ना वो चपका रहा करे, हटा दे तो दूसरा चपका करे। ठीक है? चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन लिखते हैं Bm से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो चुंबकीय आकर्षण बल होता है इसको हम बोर मैग्नेटॉन से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका जो फार्मूला होगा, चुंबकीय आघूर्ण, बराबर हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर √n+2Bm, वही बोर मैग्नेटॉन हो। ठीक, अब मैं एक चीज आपको नया दिख रहा होगा, एन तो दिखा रहा है। yes, sir. तो ये कहा जा रहा था अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के संख्या
यानी जो n आपको दिख रहा है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसी के आधार पर जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जाता है। अब चुंबकीय आघूर्ण का मान जितना भी आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुचुंबकीय होगा, और अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 आता है तो ये प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। उत्प्रेरकीय गुण देखिए, अभी अभी हमने कहा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें डी ऑर्बिटल्स अर्ध भरे हुए खाली हुए ऐसे तो होते हैं। तो ज्यादातर तो अर्ध भरे हुए होते हैं, खाली होते हैं, रिक्त होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इनकी परिवर्तनीय संयोजकता पाई जाती है। तो परिवर्तनीय संयोजकता, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। और जब ये जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं तो ये उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते? देखो भाई, जिनकी संयोजकता फिक्स होती है वो गिने चुने लोगों से फिक्स ही रिएक्शन करते हैं, ठीक, जुड़ते हैं। लेकिन अब इनके करो सीमा नहीं ना, मौका पाए एक जने जुड़ गए, मौका पाए 2 जने जुड़ गए, मौका पाए 3 जने जुड़ गए, मौका पाए 4 जने जुड़ गए। तो अब जिके अंदर कई जने जोड़क क्षमता हुई तो वही तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। अरे 2 जने लड़ावे बायो का तो क्या करे, पहले जाए इनसे जुड़े के बाद मुलाकात करे, फिर जाए एक जने जुड़े, और जब दोनों जने जुड़े, दोनों जने लड़ाए थे, टकराए थे, दोनों जने जब लड़ाई लगो तो निकल भाग ले। उत्प्रेरक का गुण कौन करे? उत्प्रेरक कैटलिस्ट का कार्य कौन करेगा? वही करते हैं जो जटिल यौगिक का फॉर्मेशन करने में सक्षम होते, जो लड़ाई में ज्यादा सक्षम हो, जिनका वो बहुत तेज हो, इधर बोल सका था उधर बोल सका, दोनों जने लड़ ले वो निकल के भाग ले। वो अपना इन्वॉल्व थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ लड़ावत है बस। उत्प्रेरक का काम किस तुम्हारे दू कदार बोल दे, तू जो बोल रहे हो कजा घुमा दूसरे में से कह दे सके ना, ओके बात कह तू ऐसे कह दिए, इधर से उधर से, ओके बाद लड़ ले हो, लड़े के बाद ओके काम खत्म, फोड़ फाड़ जाओ तब तक बगलिया आई जी। तो ये यानी ये जो होते हैं इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, और डी ऑर्बिटल होने के कारण ये जो है जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। और जब जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के कारण ये जो है उत्प्रेरकीय का गुण प्रदर्शित करते हैं। अपने छोटे आकार तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण संक्रमण धातुओं में मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसी गुण के कारण ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। भाई मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाते हैं, तो जब मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने के कारण इनका आकार छोटा होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण ये मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाते हैं। और मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाने के कारण ये जो है चुंबकीय गुण यानी ये जो है उत्प्रेरकीय गुण जो है प्रदर्शित करते हैं, यानी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लिख लो, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लो, SO2 से SO3 के निर्माण में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
यानी सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, और भी लिख सकता था, जैसे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में, अगर दूसरा एग्जाम्पल देना चाहो, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में Fa उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी हाइबर विधि से अमोनिया के निर्माण में भी आयरन उत्प्रेरक जो है प्रयुक्त किया जाता है। उत्प्रेरक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो है। अगली हेडिंग डाल लो, मिश्र धातु निर्माण। एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय बनाते हो भाई, मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु जानते हो? पीतल के नाम सुने हो? स्टील देखे हो? तो स्टील का स्टील का आयरन और क्रोमियम मिलाएगा, लोहा और क्रोमियम मिला के, तो जब दो सरल धातुओं में दो धातुओं को आपस में मिला करके एक धातु बनाई जाती है, तो उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। समझ में आएगा ना? मिश्र धातु को बहुत बड़ी बात नहीं है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला करके एक धातु बनाई जाती है, तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु जो होगा उसमें दोनों के कैरेक्टर शो करता है। अरे दोनों जने रहा था, वो सिर्फ मिला ही रहा था बस। जैसे दो जने गरमा के मिलाए दो, ऐसे मिलाए दो, लोहा वहां टीना लाग डाल दियो, घोराए दियो, मिले ना मिले। जब पिघले तब मिले, अब पिघल के जब मिले तो उसको नया नाम दे दिया जाए। जैसे पीतल है, पीतल जो है कापर और जिंक, पीतल जो होता है कापर और जिंक। अब जैसे पितरी घंटा रात नहीं, तो पीतल के घंटा, तो हम कापर और जिंक मिलाए के तब घंटे का निर्माण किया जाता है। बजाओ टन, बड़ी दूर सुना। ठीक है, तो मिश्र धातु है। निस्ता कापर के बराबर तो उतना मजबूती न रहे उसके अंदर, जब मिलाए बनावा जाता है तो उसमें मजबूती कुछ ज्यादा रहती है, कीमत उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, और दो धातु मिलाए हो, कीमत दो दे। संक्रमण धातुएं बहुत से मिश्र धातु का निर्माण करती हैं, जिनमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में पिघलाकर एक धातु का निर्माण किया जाता है। भाई संक्रमण धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। इसमें दो या दो से अधिक धातुओं को आपस मिलाकर पिघलाकर एक धातु का निर्माण किया जाता है। जैसे लिख लो कौन कौन है, एक आध लिख लो। जैसे पीतल, इसमें होता है कापर और होता है जिंक। कापर होता है और जिंक। एक है क्रोम स्टील, तो यहाँ का रहा है आयरन और साथ क्रोमियम रहे, का रहे क्रोम स्टील बोला जाता है का। एक नाम सुने होंगे कांसा, ब्रॉन्ज। एक कापर और टिन रहा था, कापर और टिन।
टीना। एक कासे के मूर्ति बहुत मशहूर रहा था, बहुत महंगी रहा। अच्छा ये काहे का रहा था, यही में बनावा जाता है। देखो जो जैसे लोहा है, लोहा ज्यादा क्रियाशील है। यस सर। भाई मिश्र धातु क्यों बनाते हैं? मिश्र धातु इसलिए बनाया जाता है, जैसे एक थोड़े बहुत क्रियाशील है, एक धातु बहुत क्रियाशील है, वातावरण में रखे हो धीरे धीरे करिया होगा, जंग लाग गवा, खराब होएगा, कपड़ी में खराब होए लाग। तो अब जब ओके साथे कोई ऐसी पदार्थ मिला दो जब जंग ना लागत हो, जैसे तोहार स्टील है, स्टील में लोहा और का क्रोमियम मिला दी ना, अब हमारे स्टील में जंग लागत है नहीं। अगर लागत होता तो ध्यान भरे बर्तन जो करिया हो जाए, लेकिन नहीं। लोहे गिलास में पानी पी के देखो, यहाँ तावा है जो है कलछल रहा तो करिए हो जाए 4 दिन में। देखो सगर सब्जी मार करिया कहते थे यूज के लिए। तो अब हमारे लेकिन स्टील से चलाओ तो कुछ ना हो। तो यही लिए जो है स्टील जो इसीलिए मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातु बनाने से उसमें जो है जंग लगने का जो डर रहता है, जो क्रिया करने की क्रियाशीलता होती है, एक क्रियाशील वाला रहा, जैसे मान लो क्रियाशील वाला धातु है और दूसरा ना क्रियाशील वाला धातु, दोनों जने मिला के एक नई धातु बना लियो। और वह के उपयोग जैसे जितने औजार हथियार होते हैं, जैसे लैब अरे ऑपरेशन करे वाला पता लग लोहे का हथियार रहा, चीर फाड़ दिया उनके टेटन से हो जाए, तो उसके लिए जो है वो ऐसे बढ़िया स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाया जाता है। अब वो चिकना रहता है, वहां कोई इन्फेक्शन को डरे नहीं, चाहे जहाँ चीर फाड़ के किनारे कहीं दे फिर जोड़ के सिल दे काम दीजिए। समझ में आया नहीं? तो ये सब जो है आपका जो है ये मिश्र धातुओं का निर्माण जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है करते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये आपका समाप्त हुआ। एक है अनिश्चित अनुपात का नियम, ये सब जान दो, हो गया। अगले इसमें क्रोमियम है, एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे।